मैं अपने भाई की बात सुनकर फटी-फटी आँखों से उसे देख रही थी। मुझे ना अपने कानों पर यकीन था ना ही उस पर। कैसे अल्फाज में अपने भाई के मुँह से सुन रही थी। मैंने कहा, भाई आप होश में तो हैं? वह नशे में आकर अपने पाँव पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लड़खड़ाते कदमों से मेरे कमरे की दीवार से लगकर दीवार के सहारे खड़ा हो गया। कहने लगा, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, रात को तैयार रहना। मैंने डरकर कहा कि मैं ऐसा कोई पाप नहीं करूँगी। कहने लगा, अगर तुम शराफत से ना मानी तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। यह कहकर वह नशे से चूर मेरे कमरे से बाहर निकल गया और देखते ही देखते उसने मेरा कमरा बाहर से लॉक कर दिया। यह देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं अपने नशेड़ी भाई से यह उम्मीद नहीं कर सकती थी। मैं फ़ौरन दरवाजे के पास आ गई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी, रोने लगी, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। पूरी रात मैंने रोकर गुजारी थी। दरवाज़ा पूरा दिन बंद रहा। मैं भूखी प्यासी कई बार दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा था। शायद इसलिए कि मेरा भाई मुझे जिस घर में लाया था यहाँ आसपास में कोई ज़्यादा रहता ना था। मुझे नहीं पता था कि वह अपने नशे की लत पूरी करने के लिए इस हद से भी गुजर सकता है। बहन भाई जैसे पवित्र रिश्ते को गंदा कर सकता है। यह एक सुनसान सा इलाका था। करीब में कोई घर भी ना था सिवाय एक घर के जिसमें मैं और मेरा भाई रहते थे। मेरा भाई जब मुझे यहाँ धोखे से लेकर आया तो मैंने कहा, आप मुझे कहाँ ले आए हैं? यहाँ तो आबादी ही नहीं है। वह कहने लगा, तभी तो इतना बड़ा घर इतना सस्ता मिल गया है। मैंने कहा, मुझे यहाँ डर लग रहा है, यहाँ आसपास कोई नहीं रहता, मुझे वापस अपने पुराने घर में जाना है। वह कहने लगा, अब यही हमारा घर है। वह घर मैं बेचकर यह खरीद लिया है। वह मुझे इस सुनसान से घर में ले आया। वह घर हमारे पुराने घर से बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे यहाँ डर सा लग रहा था। अभी कुछ ही दिन हुए थे हमें यहाँ आए हुए, तो भाई ने अपना असली मकसद भी बता दिया। वह मुझसे धंधा करवाना चाहते थे और मेरे पैसे से अपने नशे की लत पूरी करना चाहते थे, जो पुराने घर में हो ना सकता था, क्योंकि वहाँ पड़ोस में रहने वाले लोग मेरी माँ की मौत के बाद मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं इस वक्त कमरे में बंद अपनी किस्मत पर रो रही थी। दिन से दोबारा रात हो चुकी थी कि जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने एक पक्की उम्र का हट्टा कट्टा आदमी था। इसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वह मुझे देखकर बड़ी ही गंदी हंसी हंस रहा था। मैं कई कदम पीछे हट गई। इस आदमी ने दरवाज़ा बंद किया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। इसके गलत इरादे देखकर मैं रोने और चिल्लाने लगी कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं इस पाप के लिए राज़ी नहीं हूँ। फिर कहने लगा, मैंने तुम्हारे भाई को मुँह मांगी कीमत तय की है तुम्हारी। यह कहकर वह मेरे पास आ गया। मैंने पूरी जान से धक्का दिया। वह पीछे जा गिरा था। मैं जल्दी से कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन इससे पहले वह मुझे बाजू से पकड़ चुका था और इस बार बहुत गुस्से में था। मुझे गाली बकी और बेड पर पटक दिया। मेरा सर बेड पर किनारे जा लगा था। मेरा सर बहुत ज़ोर से लगा था कि मुझे चक्कर से आने लगे। कुछ मैं पूरे दिन की भूखी प्यासी भी थी। खुद में इतनी हिम्मत नहीं रखती थी कि सामने वहशी दरिंदे इंसान से अपने बचाव के लिए लड़ सकती। सुबह का सूरज मेरे लिए बर्बादी का नया सामान लेकर निकला था। वह आदमी मेरे मुंह पर पैसे फेंककर बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देखकर कहने लगा, बड़ी अकड़ रही थी रात को मेरे सामने, देख लिया अपना अंजाम। यह मर्दों की दुनिया है। तुम जैसी लड़की सिर्फ बिकने के लिए ही होती है। आइंदा जब मैं आऊँ तो झुककर मेरे सामने आना, वरना आज से ज़्यादा बुरा हश्र करूँगा तुम्हारा। वह कमरे से जा चुका था और मेरे आंसू मेरी आंखों से बहने लगे थे। इस आदमी ने एक वेश्याना सलूक मेरे साथ किया था। मेरे चेहरे और बाजू पर इसने जलती सिगरेट बुझाई थी। मैं रोती चिल्लाती रही और मेरी तकलीफ़ पर ठहाके लगाकर कहने लगा, यह मुझे धक्का देकर पीछे गिराने की सज़ा थी। मेरा जी चाहा ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊँ। मेरी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैं भूख और तकलीफ़ को सहन कर बिल्कुल निहाल हो चुकी थी। जब मेरा घटिया भाई मेरे कमरे में आया, मेरा बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर नज़रें बदल ली। मेरे बेड पर बिखरे नीले नोट देखकर इसकी आंखें चमक सी गई थीं। इसने किसी भूखे कुत्ते की तरह से वह नोट झपटे थे और कमरे से बाहर निकल गया। मेरा कमरा फिर से लॉक हुआ था, लेकिन इस बार मैंने कोई रोना पीटना नहीं किया। मुझ में इतनी हिम्मत ही कहाँ बची थी। कुछ देर बाद मेरा भाई मेरे लिए नाश्ते की ट्रे ले आया। पूड़ियाँ, चने, चाय की ट्रे मेरे सामने रखकर कहने लगा कि पेट भर के खा ले, तेरे ही पैसों से लाया हूँ। मेरा जी चाहा इसके मुंह पर थूक दूँ या वह ट्रे उठाकर इसके मुंह पर फेंक दूँ। मैं गुस्से से इसकी तरफ देखा, जिससे अपने लिए किए पर जरा भी शर्मिंदगी ना थी। फिर मुझसे कहने लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें यूँ तकलीफ़ देकर। अगर तुम आराम से मेरी बात मान जाती तो मुझे यह सब ना करना पड़ता। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहनें तो भाई की इज्जत होती हैं, इसकी चहेती होती हैं। वह तो अपनी बहन की तरफ उठने वाली मैली आँख को फोड़ देते हैं। भरे बाजार में लड़
पड़ते हैं। यह कैसा भाई था जो बहन के कमरे तक गैर आदमी को खुद लेकर आया था, सिर्फ कुछ हजार के नोटों की खातिर। मेरी आंखों से कई आंसू बहकर मेरे गालों पर लगे जख्म पर किसी नमक की तरह चुप से रहे थे और मुझे तड़पा रहे थे। लेकिन यह शायद मेरी तकलीफ भरी ज़िंदगी की शुरुआत थी। असली मौत तो उस वक्त हुई जब मेरे सगे भाई ने अपना नशा पूरा करने के लिए मेरे बाबा का देहांत इस वक्त हुआ जब हम दोनों भाई बहन बहुत छोटे थे। मेरी माँ ने बाबा के देहांत के कुछ ही समय बाद लोगों के जूठे बर्तन मांजने शुरू कर दिए थे ताकि हमारा पेट भर सके। पूरा दिन माँ लोगों के घरों में काम करती, शाम को थकी हारी आती तो घर के कामकाज करने लगती। मैं इस वक्त 7 साल की थी, लेकिन अपनी माँ की खातिर मैंने अपनी उम्र से पहले ही घर के सारे काम संभाल लिए। मोहित भाई इस वक्त 10 साल के थे, लेकिन काम कुछ नहीं करते थे। जैसे ही माँ काम पर जाती वह भी घर से बाहर निकल जाते। पूरा दिन गली के आवारा लड़कों के साथ घूमते फिरते रहते। माँ के घर आने से पहले घर आ जाते और मुझे कहने लगते कि माँ को यह मत बताना कि मैं बाहर गया था। साथ ही अपनी जेब से मुझे टॉफ़ी निकाल कर दे देते। मैं भी खुशी से रख लेती और माँ से भाई की कोई शिकायत ना लगाती। मगर एक बार जो मेरी आंखों ने देखा, मेरे होश उड़ गए थे। वह 10 साल के थे। एक बार रात के वक्त माँ गहरी नींद में सो रही थी। जब मेरी आंख अचानक से खुल गई, मैंने देखा तो भाई की चारपाई खाली थी। आधी रात को भाई कहाँ जा सकता था। मुझे शुरू से ही अपने भाई से मोहब्बत थी। हम दो ही तो बहन भाई थे, फिर बहनों को भाई से ज़्यादा मोहब्बत होती ही है, यह तो जाहिर सी बात है। मैं कमरे में दबे पाँव बाहर आई तो भाई शहर में बिछी चारपाई पर बैठा सिगरेट पी रहा था और साथ साथ चाय पी रहा था। मैं यह देखकर चौंक सी गई थी, इतनी सी उम्र में वह सिगरेट पी रहा था। मैं फ़ौरन से भाई के पास आ गई, पर मुझे सामने देखकर वह घबरा गया था। सिगरेट के धुएं की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे देखकर पहले तो उसने सिगरेट अपने पीछे छुपा ली, लेकिन मैं देख चुकी थी। मैंने कहा, मैं अभी माँ को बताती हूँ कि आप सिगरेट पी रहे हैं। मेरी बात सुनकर भाई की रंगत उड़ी थी। उन्होंने फ़ौरन से सिगरेट बुझा दी और फिर मुझसे कहने लगे, तुम मेरी प्यारी बहनों, माँ से कुछ मत कहना, मैं तुम्हें कल 2 टॉफ़ियाँ ला कर दूँगा। मैं फ़ौरन से मान गई, क्योंकि मुझे तो टॉफ़ी चॉकलेट बहुत पसंद थी। इसके बाद तो भाई अपनी इन हरकतों में बढ़ोतरी करते ही चले गए। पहले सिगरेट के आदी हुए, इसके बाद नशे की सिगरेट पीने लगे। रात को देर से घर आने लगे। जब माँ सो जाती तो वह घर से बाहर निकल जाता। मुझसे कहता कि मैं शहर में बैठकर इसका इंतज़ार करूं। जब वह आए तो चुपके से दरवाज़ा खोल दूं ताकि माँ को खबर ना हो, और बदले में वह मुझे चॉकलेट ला कर देगा। मैं नहीं जानती थी कि मेरी छोटी सी लालच मुझे इतनी महंगी पड़ेगी। अगर मैंने माँ को इस वक्त बताया होता, माँ मोहित भाई को उसी वक्त रोक लेती, लेकिन मैं तो कुछ चॉकलेट की खातिर भाई के रास्ते अपनाने वाली बन बैठी थी। एक दिन जब भाई घर आया तो उसके मुंह से अजीब सी बदबू आ रही थी। इसकी आंखें लाल हो रही थीं और इसके कदम भी बुरी तरह से लड़खड़ा रहे थे। वह घर में दाखिल होते ही शहर की चारपाई पर ढेर हो गया और सो भी गया। इस वक्त वह 15 साल का था जब उसने शराब पी थी, लेकिन मैं माँ को फिर भी कुछ बता नहीं पाई, क्योंकि मुझे चॉकलेट की लालच भी थी। भाई अब जुआ भी खेलने लगा था और जब जुआ जीत जाता तो मुझे अच्छे अच्छे खाने खिलाता। मुझे नहीं पता था कि जुआ बुरी चीज़ है। मैं रोज़ भाई के लिए भगवान से मिन्नतें करती थी कि वह जुआ जीत के आए, क्योंकि माँ की मेहनत के पैसों से बस दाल रोटी ही पकती थी। माँ जब सो जाती, भाई घर से बाहर निकल जाता, जुआ जीत कर अच्छे अच्छे खाने लाता, हम दोनों मिलकर खाते। जब वह 16 साल का हुआ तो माँ ने इसे एक वर्कशॉप पर नौकरी पर लगवा दिया। भाई बस कुछ घंटे ही नौकरी करता, बाकी जुआ खेलने लगता। वर्कशॉप के मालिक ने माँ को भाई के बारे में सब कुछ बता दिया कि तुम्हारा बेटा नशा करता है, जुआ खेलता है, नौकरी भी ठीक से नहीं करता। मेरी माँ तो यह सब सुनकर रोने लगी, अपना सर पकड़कर बैठ गई। पहली बार माँ ने भाई को बहुत मारा था और खुद भी बहुत रोई थी। मैं मेहनत मजदूरी करती रहती कि तुम लोग ऐसे गलत कामों से बचते रहो, और तुमने खुद को किन चक्करों में फंसा लिया। मोहित मेरा भाई इस वक्त नशे का बुरी तरह से आदी हो चुका था। माँ की मारपीट इस पर बेअसर हो चुकी थी। अब वह पूरा पूरा दिन घर बैठा रहता, रात को एक पाउडर लाता और कागज़ का होल बनाकर इस पाउडर को इस होल के जरिए सूंघता। वह उस पाउडर के नाक के जरिए भाई के अंदर चला जाता और फिर वह दुनिया से बेखबर हो जाता। मेरी माँ इसे एक नशा मुक्ति हॉस्पिटल में भी ले आई ताकि इसका इलाज हो सके, लेकिन वह वहाँ से भी भाग गया। अब वह माँ की तनख्वाह भी चोरी करने लगा था। इसे जब तक नशा न मिले वह बेचैन सा होने लगता, वह रोने लगता, पागल सा हो जाता, घर के बर्तन ज़मीन पर पटकने लगता। अब तो माँ भी इसके जुनून और पागलपन को देखकर डर जाती थी। वक्त यूं ही गुजरने लगा था। मेरा भाई 20 साल का हो चुका था और मैं 17 साल की। जब एक दिन भाई माँ से पैसे मांग रहा था, माँ ने मना कर दिया। वह पहले तो घर की चीज़ें तोड़ने लगा, लेकिन माँ ने फिर भी इसे पैसे ना दिए। वह नशा ना मिलने
की वजह से दीवानगी पर उतर आया था। उसने माँ का गला दबाना शुरू कर दिया। यह देखकर मैं भाई से माँ का गला छुड़ाने लगी, लेकिन वह माँ को छोड़ने को तैयार नहीं था। मुझे भी जोर से धक्का दिया। मैं फर्श पर जा गिरी। वह बार बार माँ से पैसों को कह रहा था, साथ ही साथ माँ का गला भी दबा रहा था, जब तक मैं दोबारा उठकर भाई के पास आई ताकि उनसे माँ को छुड़वा सकूं। उस वक्त तक माँ मर चुकी थी। यह देखकर मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी। भाई का जुनून भी एकदम खत्म हो गया। इसने जैसे ही माँ का गला छोड़ा, माँ का मुर्दा वजूद जमीन पर गिर गया। यह देखकर भाई की रंगत भी उड़ गई थी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले हमारा दरवाज़ा बजाने लगे। भाई मुझे कहने लगा कि भगवान के लिए मुझे बचा लो। मैंने जानबूझकर माँ को नहीं मारा। मुझे तो खुद भी होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुमने मोहल्ले वालों को यह बता दिया कि मैं माँ का गला घोटा है, तो यह मोहल्ले वाले मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे और पुलिस मुझे फांसी चढ़ा देगी। क्या तुम मुझे मरता देख सकती हो? मैं अभी माँ के गम में ही तड़प रही थी। भाई को कैसे फांसी पर चढ़ा सकती थी? इस वक्त वह खुद भी रो रहा था और उसने जो कुछ माँ के साथ किया वह वाकई जुनून से भरा हुआ था। मैंने इस बार भी अपने भाई की बात मान ली। इसका सिला मुझे यह मिला कि इसी भाई ने मेरी इज्जत को तार तार करके रख दिया था। कहते हैं कि बहनें भाइयों पर जान वार देती हैं, और मैं इज्जत वार चुकी थी। इसके नशे ने पहले मुझसे मेरी माँ को छीन लिया, और आज इज्जत वह मुझे इस मोहल्ले से निकाल कर घने जंगल में ले आया, क्योंकि यहाँ मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। मेरा भाई मेरे सामने नाश्ता रखकर जा चुका था। मैंने रोते रोते अपने पेट की भूख को भरा था, इससे पहले कि मोहित मेरे कमरे का दरवाज़ा लॉक करता। मैंने कहा, भाई मैं आपकी हर बात मानूंगी, दरवाज़ा लॉक मत करना। फिर यही हुआ था। मोहित मेरी तरफ से बेफिक्र हो गया और चला गया। वह घर से बाहर गया तो मैं भी कमरे से बाहर निकल गई। मैं जानती थी वह अभी जा चुका है, इसलिए मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, वह यह कि मैं यहाँ से भाग जाती, क्योंकि मैं दलदल से भरी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। मैं जानती थी कि वह रात को फिर किसी को अपने साथ ले आएगा और ख़ुद नशा करके सो जाएगा, और वह लोग मेरी इज्जत पूरी रात बर्बाद करते रहेंगे। इसलिए मैं एक चादर खुद पर ओढ़कर अपना चेहरा छुपाए मैं घर से बाहर निकल गई। वह एक सुनसान भयानक सा इलाका था। मुझे यह तक नहीं मालूम था मुझे जाना कहाँ है। बस मैं अपना सफ़र शुरू कर दिया। दोपहर से रात हो चुकी थी, लेकिन मेरा सफ़र था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मुझे वहाँ कहीं दूर दूर तक आबादी नज़र नहीं आ रही थी। रात की स्याही भी छा चुकी थी और चल चल कर मेरे पाँव में भी छाले पड़ चुके थे कि मुझे सामने एक रोड नज़र आ गया। लेकिन शायद इस वक्त रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए वहाँ एक दो गाड़ियाँ ही गुजर रही थीं। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किसी गाड़ी को रोक कर पनाह मांगूं, जब अपना ही घर मेरे लिए सुरक्षित नहीं रहा था। अपना सगा भाई ही मेरी रक्षा करने की जगह मेरा दलाल बन चुका था, तो किसी और पर क्या भरोसा करती। मैं उन्हीं सोचों में गुम सुनसान सड़क पर किनारे चल रही थी, जब एक पुलिस की गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई। यह देखकर मैंने सुकून की सांस लिया था कि अच्छा है मैं पुलिस वालों को मिल गई। अब मैं अपने भाई के बारे में सब कुछ बता दूंगी। वह पुलिस इंस्पेक्टर मुझे सर से पैर तक देखने लगा। कहने लगा, ए लड़की, इस वक्त यहाँ क्या कर रही है अकेले? मैं रोने लगी और रोते हुए सारी बातें इंस्पेक्टर को सुना दी। उसने कहा, ठीक है, तुम हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, कल हम तुम्हारे भाई को भी गिरफ्तार कर लेंगे, और उन लोगों को भी जिन लोगों ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। मैं यह सब सुनकर खुश हो गई। मैंने कहा, आप मुझे अनाथालय में छोड़ दें। वह कहने लगा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं उस पुलिस वाले की गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई, क्योंकि इस वक्त इस पुलिस गाड़ी में बस वही एक ऑफिसर था जो गाड़ी चला रहा था। काफ़ी देर गाड़ी अलग अलग रास्ते में चलती रही। मेरे होश उस वक्त उड़े जब वह पुलिस की गाड़ी इस घर के सामने जाकर रुकी थी जहाँ मेरे भाई ने मुझे कैद कर रखा था। इस घर के बाहर कुछ अलग अलग किस्म के मर्द खड़े थे। मोहित भी उनके साथ मौजूद था। मैंने यह देखकर इस इंस्पेक्टर की तरफ देखा जो अजीब सी हंसी हंस रहा था। वह गाड़ी से नीचे उतरा और एक शख्स से कहने लगा, सेठ, ले आया हूँ तेरी लड़की को वापस। साली खुद को बहुत होशियार समझ रही थी। यह सुनकर मेरा दिमाग चकराने लगा था। इस आदमी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे बड़ी बेदर्दी से बाजू से पकड़कर नीचे उतारा। फिर मुझसे दहाड़ते हुए बोला कि तू मेरे कब्जे में है लड़की, जहाँ भी भाग कर जाएगी वापस यहीं आएगी, और तेरे भागने की सज़ा जो तुझे आज मिलेगी, तो अपने लिए मौत मांगेगी, मौत। यह कहकर उसने मुझे मेरे बेगैरत भाई के सामने इस पुलिस वाले की तरफ फेंका। मैं लड़खड़ाती हुई इसके पैरों से जा लगी थी। वह आदमी कहने लगा, तू इसे यहाँ वापस लाया है, इसलिए पहले तेरा हक है। यह सुनकर मैं मोहित भाई को पुकारने लगी कि वह मुझे बचा ले। शायद मोहित के खून ने कुछ जोश करने की कोशिश भी की थी, लेकिन इस आदमी ने जेब से एक शराब की बोतल निकाली और मोहित की तरफ बढ़ा दी। कहने लगा, यह पी और दुनिया पर बादशाह बन जा। यह कहकर वह लोग मुझे घर के अंदर ले गए। मोहित
घर से बाहर ही था। घर का दरवाज़ा बंद हो गया। सुबह मेरी हालत यह थी कि मुझे इस कमरे से भी डर महसूस हो रहा था। कमरे में हल्की सी आहट भी मुझे काँप जाने पर मजबूर कर रही थी। मेरे साथ जो लोगों ने ज्यादती की थी, इसके बाद मैं समझ चुकी थी कि अभी मोहित तो किसी के हाथ की कठपुतली बन चुका है। मैं किसी बहुत बड़े गैंग के हत्थे चढ़ चुकी हूँ। मेरे लिए भागना नामुमकिन है। मैंने जो अंजाम भाग जाने पर भुगता था, मैंने यह कोशिश छोड़ दी। वह लोग चोर और डाकू थे जिनके घरों में पुलिस के चंद लोग और ऑफिसर भी शामिल थे। वह नशे का लालच देखकर मोहित से चोरी भी करवाते थे और कत्ल भी। मेरा भाई बदमाश बन गया था। एक नशे की पुड़िया की खातिर वह उन कुत्तों के तलवे चाटने को भी तैयार हो जाता था। शायद नशा ऐसी ही चीज़ है जिसे लग जाए, इसके साथ साथ इसके घर वालों को भी बर्बाद करके रख देती है। मैंने अब भागने की कोशिश करनी छोड़ दी थी, इसलिए मुझ पर अब सख्ती भी कम कर दी गई थी। मगर एक दिन उन लोगों ने मेरे भाई को नशा नहीं दिया और इसे एक ऐसी बात कही कि घर में बंद करके चले गए। घर में इस वक्त मोहित था या मैं। वह बार बार गेट पीट रहा था, कह रहा था कि अगर इसे नशा ना मिला तो वह मर जाएगा। वह तड़प रहा था, रो रहा था, लेकिन आज मुझे उस पर तरस नहीं आ रहा था। काफ़ी देर वह घर की अलग अलग चीज़ें तोड़ता रहा, फिर मेरे पास आ गया। कहने लगा मुझे नशा चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा, मुझे कैसे भी कहीं से भी नशा ला कर दो। मैं कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त मोहित की आंखें लाल होने लगी थीं। इस पर जुनून सा सवार होने लगा था, वैसा ही जुनून जैसे इसने माँ को मार डाला था। मैं यह देखकर घबरा कर पीछे हट गई थी। वह कहने लगा मुझे नशा चाहिए, मुझे नशा दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने इसे कहा ठीक है, मैं तुम्हें नशा देती हूँ, तुम पहले मुझसे दूर होकर सामने कुर्सी पर बैठ जाओ। वह मेरी बात सुनकर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मैं किचन में चली गई थी, दूध फ्रिज से निकाला और इसे गर्म किया। फिर उस गर्म दूध में 4 से 5 चम्मच चूहा मारने की दवाई डाल दी और बाहर निकालकर वह गिलास भाई को पकड़ा दिया। मैंने कहा कि इसमें नशा है, इसे पी लो और भूल जाओ दुनिया के सारे गम से आज़ाद हो जाओ। इसने वह दूध का गिलास एक ही घूंट में पी लिया। कुछ देर बाद ही वह सो गया, फिर कभी ना उठने के लिए। आज यह मैं सुन चुकी थी कि वह लोग मेरे भाई से क्या बात कह कर गए थे। वह बदमाश मोहित से कह रहे थे कि अगर तुम्हें नशा चाहिए तो अपनी बहन के साथ रात को। यह सुनकर मोहित ने साफ मना कर दिया था कि वह यह कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसकी बहन हूँ। इसलिए वह उसे नशा दिए बिना ही चले गए, क्योंकि वह जानते थे कि नशे की खातिर वह कुछ भी कर सकता है। यह एक ऐसी तकलीफ़ थी जो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। वह चूहा मार दवा मैंने उन लोगों के ड्राइवर से यह जहरीली दवा मंगवाई थी। यह कहकर मंगवाई थी कि घर में चूहे बहुत हो चुके हैं, मुझे दवा डालनी है। वह ऐसी जहरीली दवा ले आए जो 2 मिनट में चूहों का काम तमाम कर दिया, और ऐसा ही हुआ था। वह लोग वापस आए तो मैं मोहित की मौत पर रो रही थी। मैंने कहा नशा न मिलने पर मोहित मर गया है। लोगों ने मोहित को जला दिया। रात को मुझे शराब लाने को कहा। मैंने वही शराब उनके सामने पेश कर दी, जिसे पीते ही आधे घंटे में वह लोग मर चुके थे। मुझे अपनी हरकत पर अफसोस ना था। मैं घर से बाहर निकल गई और भटकती भटकती अपने पुराने घर चली गई, और अभी यहाँ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मुझे बस इस वक्त का अफसोस है जब मोहित ने पहली बार सिगरेट पी थी और मैंने इसकी बात को राज रखा था। अगर मैं यह बात उसी वक्त माँ से कह देती तो शायद आज यह सब ना हुआ होता। मेरी माँ भी मेरे पास होती और मेरा भाई भी मेरे पास होता। एक छोटी सी गलती हम सबकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।